हेलो फ्रेंड्स, अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर। दिस इज अखिलेश कुमार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, आज एक नया टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक केमिस्ट्री क्लास 12th में हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन हम लोग हल करने वाले हैं। पूरा विस्तार से समझेंगे। जैसे अभी तक फिजिक्स समझते आए हैं तो केमिस्ट्री में आप सबको कोई भी समस्या नहीं होने वाली। जहाँ भी कोई समस्या हो आप लोग तुरंत कमेंट के माध्यम से बताइए, आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करेंगे, लेकिन आप सबसे एक निवेदन करेंगे, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस क्लास को अचीव कर सकें। इस क्लास में जो कुछ आप सबको बताया जाए वो ग्रहण कर सकें। चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। अपना जो आज का टॉपिक है वो है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। समझिए क्या होता है। एल्केन और एरीन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तब भी कोई समस्या नहीं है। एक परिभाषा बताएंगे, उसके बाद एक एग्जाम्पल बताएंगे, पूरा 100% क्लियर हो जाएगा कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन क्या होता है। चलिए देखिए, आप बताएंगे हेलो एल्केन में कि जब एल्केन से अथवा बेंजीन से एक हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो प्राप्त यौगिक हेलो एल्केन अथवा हेलो एरीन कहलाता है। समझिए कैसे। मान लीजिए एल्केन परमाणु था, उसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिए तो वो बनेगा हेलो एल्केन। एवं जब एक हाइड्रोजन परमाणु को बेंजीन द्वारा प्रतिस्थापित करेंगे तो उसे बोलेंगे हेलो एरीन। समझिए। अब एक बार परिभाषा पहले लिख देते हैं कि हेलो एल्केन किसे कहेंगे, उसके बाद फिर इसकी व्याख्या करते हैं। जब एल्केन अथवा, बताएंगे कि जब एल्केन अथवा बेंजीन, दोनों का सूत्र आपको पता है। एल्केन अथवा बेंजीन से, एल्केन अथवा बेंजीन से एक अथवा अधिक हाइड्रोजन परमाणु, एक अथवा, समझिए कहने का सेंस, अधिक हाइड्रोजन परमाणु, एक अथवा अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करने से प्राप्त यौगिक, जब एल्केन अथवा बेंजीन से एक अथवा अधिक हाइड्रोजन परमाणु, अधिक है तो यहाँ परमाणुओं लिख लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। परमाणुओं को हाइड्रोजन द्वारा, या क्या बताएंगे, हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, कर दिया जाता है तो प्राप्त यौगिक को क्रमशः हेलो एल्केन अथवा हेलो एरीन कहते हैं। एल्केन अथवा बेंजीन से एक अथवा अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो प्राप्त यौगिक, क्रमशः, अगर यहां पर एल्केन से प्रतिस्थापित होगा तो हेलो एल्केन बोलेंगे, तो प्राप्त यौगिक क्रमशः हेलो एल्केन या एल्किल हाइलाइड, दोनों एक ही चीजें होती हैं। हेलो एल्केन क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन, ब्रैकेट में लिख लीजिए एल्किल हाइलाइड, एल्किल हाइलाइड, अथवा क्रमशः हेलो एल्केन। और अगर बेंजीन परमाणु से प्रतिस्थापित होगा तो उसको बोलेंगे हेलो एरीन तथा हेलो एरीन। जैसे यहां एल्किल हाइलाइड, वहां पर हेलो एल्केन या एल्किल हाइलाइड अथवा हेलो एरीन कहते हैं। क्लियर हुआ। एक एग्जाम्पल से समझते हैं या हम लोग सामान्य सूत्र से समझ लेते हैं, बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ में आने वाला है। एक एल्केन अथवा एक बेंजीन अथवा अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइड्रोजन परमाणुओं से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त यौगिक क्रमशः हेलो एल्केन या एल्किल हाइलाइड अथवा हेलो एरीन कहलाते हैं। और हेलो एरीन को एक और नाम से जाना जाता है, इसको कहते हैं एरिल हाइलाइड। लिख लीजिए एरिल हाइलाइड, समझने में समस्या नहीं होगी, कहलाते हैं।
अब हम लोग एग्जाम्पल पर आते हैं, और ये समझ में आया है तो बताइए, आगे बढ़े हम एग्जाम्पल बताएं या एग्जाम्पल भी देख लीजिए। जैसे आपको पता होगा कि जो हैलो एल्केन होता है उसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। क्या होता है? CnH2n+2। इसको क्या नाम दिया जाता है? तो ये है एल्केन। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है एल्केन। और आपको बोला गया कि एल्केन परमाणु से अथवा बेंजीन परमाणु से, बेंजीन होता है C6H6, बेंजीन परमाणु से क्या करेंगे यहाँ पर? तो एक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करेंगे हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा। तो यहाँ पर क्या होगा? प्लस में जुड़ेगा हाइड्रोजन और माइनस में होगा हाइड्रोजन। प्लस में जुड़ेगा हाइड्रोजन, माइनस होगा हाइड्रोजन। तो ये होता है यहाँ पर भी प्लस में जुड़ेगा हाइड्रोजन, माइनस होगा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर देखिए H2n+2 है, तो ये बन जाएगा CnH2n+1x, H2n+ यहाँ पर यक्स हो जाएगा। इस वाले को बोल देंगे हैलो एल्केन अथवा एल्किल हाइलाइड, एल्किल हाइलाइड इसको बोलेंगे। यहाँ पर क्या होगा? C6H5, इसको बोलेंगे एरिल हाइलाइड, एरिल हाइलाइड इसको बोलेंगे। ये हमें बताइए क्लियर हुआ या नहीं। एक बेसिक अगर एग्जाम्पल लेना चाहें तो बेसिक एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर दो परमाणु रखें, तो दो परमाणु रखेंगे तो C2H, 2 दूनी 4 2 6, C2H6 हो जाएगा। और यहाँ पर हमें प्राप्त होगा, जैसे देखिए ले लेते हैं प्लस में Cl2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो जब Cl2 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये बनेगा C2H5Cl। यहाँ से एक 6H हटा है, एक H जो हटा है इस वाले Cl के साथ आ जाएगा, बन गया। देखिए ये है आपका एल्किल हाइलाइड। क्या है? एल्किल हाइलाइड। ऐसे बेंजीन के साथ अगर मान लीजिए C6H6 और Cl2 के साथ क्रिया कराया जाए तो ये हो जाएगा C6H5Cl और प्लस HCl। इस वाले को क्या नाम देंगे? तो इस वाले को नाम देंगे एरिल हाइलाइड। और आई थिंक आपको ये चीज समझ में आया होगा। और यहाँ नोट करने लायक जो पॉइंट था वो आपका था ये वाला, जो समझाने का प्रयास कर रहे थे वो ये चीज है कि अगर हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन परमाणु ये एल्केन में एक हाइड्रोजन जोड़ दें, एक हाइड्रोजन हटा दें, तो प्राप्त यौगिक को बोलेंगे एल्किल हाइलाइड। और अगर यही काम बेंजीन में कर दिया जाए तो इस वाले को बोला जाता है बेंजिल हाइलाइड अथवा एरिल हाइलाइड या हेलो एरीन, इस चीज को बोल देंगे। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और हमें एक बार बताइए क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ या नहीं। क्लियर हुआ होगा। क्या है इसमें? अध्याय का नाम हमें समझना था कि जब एल्केन अथवा बेंजीन परमाणु या बेंजीन से एक अथवा अधिक परमाणु को हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए, यानी इसके और इसके हाइड्रोजन को जब हाइड्रोजन, ये समझ में आ गया। अब इसके बाद आगे बढ़ा जाए, बताइए ये क्लियर हुआ या नहीं। एल्केन अथवा बेंजीन, आपको यहाँ पर यही समझना था कि जब एल्केन परमाणु का एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन के द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं उसको बोलेंगे हेलो एल्केन। और जब बेंजीन परमाणु का एक हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन द्वारा प्रतिस्थापित करेंगे तो उसको बोलेंगे एरिल हाइलाइड, यानी बेंजिल हाइलाइड या हेलो एरीन कहेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। चलिए अब इसके क्लासिफिकेशन के बारे में देखते हैं, जो इसके आगे का टॉपिक है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल हाइलाइड। एंड देन आफ्टर फिर हम लोग सीखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एरिल हाइलाइड। चलिए आप लोग नोट करते हुए चलिए, रफ में अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा। इसके बाद जो हम लोग सीखने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल हाइलाइड, यानी कि एल्किल हाइलाइड का वर्गीकरण। विभिन्न तरीकों से हम लोग वर्गीकरण करेंगे। आप समझते चलिए, सब कुछ क्लियर होगा। फिजिक्स की तरह इसमें भी आपको कहीं पर कोई समस्या नहीं आने वाली है। हेडिंग लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल हाइलाइड। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल हाइलाइड, यानी कि एल्किल हाइलाइडों का
वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल हाइलाइड, एल्किल हाइलाइडों का वर्गीकरण। देखिए कई स्तरों पर हम लोग वर्गीकरण करते हैं। सबसे पहला स्तर देखते हैं कि हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर एल्किल हाइलाइड का वर्गीकरण। तो हेडिंग दोबारा लिखिएगा, हाइड्रोजन परमाणुओं के संख्या के आधार पर। नंबर 1 होगा कि हम लोग किसके आधार पर वर्गीकरण करेंगे, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर इसका वर्गीकरण करेंगे। हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर एल्किल हाइलाइडों का वर्गीकरण। देखिए वर्गीकरण किस प्रकार से करेंगे, इसमें देखेंगे हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। जितने हाइड्रोजन परमाणु होंगे उनके अलग अलग नाम के आधार पर इसका वर्गीकरण करेंगे। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि हमारे पास एक ऐसा यौगिक है जिसमें लिखा है हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 1 है, CH3X। कोई दूसरा यौगिक है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 है, जैसे CH2X और यहाँ पर CH2X। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2। एक ऐसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 3 है, जैसे CH2X, यहाँ पर CHX और यहाँ पर फिर से CH2X। ऐसे ही मान लीजिए हमारे पास ढेर सारे हाइड्रोजन परमाणु लिए गए हैं, जैसे मान लीजिए CH2X, यहाँ पर CHX कितनी बार है, N बार, यहाँ पर फिर CH2 और उसके बाद X। देखिए इसकी संयोजकता कंप्लीट होनी चाहिए। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, एक इधर को दे दिया, एक इधर को दे दिया, एक हाइड्रोजन को दे दिया, एक हाइड्रोजन को दे दिया, 4 हो गया या नहीं बताइए। इसकी संयोजकता 4 कंप्लीट है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है। एक हाइड्रोजन परमाणु अगर जुड़ा है तो उसका हम लोग कुछ नाम देंगे कि एक हाइड्रोजन परमाणु वाले को क्या कहेंगे, 2 हाइड्रोजन परमाणु वाले को क्या कहेंगे, 3 हाइड्रोजन परमाणु वाले को, और 4 हाइड्रोजन परमाणु वाले को, या 4 से अधिक N हाइड्रोजन परमाणु वाले को क्या नाम देंगे। तो देखिए अगर आपको दिखे एक हाइड्रोजन परमाणु तो आप बोलेंगे मोनोहाइलाइड, मोनोहाइलाइड। एक हाइड्रोजन परमाणु को क्या बोलेंगे, मोनोहाइलाइड। और अगर 2 हो जाए तो उसको बोलेंगे डाई हाइलाइड, 3 को बोलेंगे ट्राई, 4 को बोलेंगे टेट्रा, 5 को बोलेंगे पेंटा। ऐसे अगर बहुत ज्यादा है तो उसको हम लोग नाम दे देंगे पॉलीहाइलाइड। तो 1 डिग्री 1 पर बोलेंगे मोनोहाइलाइड। अगर एक हाइड्रोजन परमाणु है तो उसको मोनोहाइलाइड, अगर 2 हाइड्रोजन परमाणु है तो उसको बोलेंगे डाई हाइलाइड, और 3 हाइड्रोजन परमाणु है तो इसको बोलेंगे ट्राई हाइलाइड। 3 वाले को क्या बोलेंगे, ट्राई हाइलाइड, ट्राई हाइलाइड। और 4 वाले को बोलेंगे टेट्रा, 5 वाले को पेंटा। ऐसे क्रम से अगर 3 से ज्यादा लिखा हो तो उसको हम लोग बोल देते हैं पॉलीहाइलाइड। ये हो गया हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल हाइलाइड इन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर एल्किल हाइलाइडों का वर्गीकरण। मोनोहाइलाइड अगर 1 हाइड्रोजन परमाणु, डाई हाइलाइड अगर 2 हाइड्रोजन परमाणु, ट्राई हाइलाइड अगर 3 हाइड्रोजन परमाणु, टेट्रा हाइलाइड अगर 4 हाइड्रोजन परमाणु। ऐसे N हाइड्रोजन परमाणु ले लिए जाएं तो उसको बोल देंगे कि पॉलीहाइलाइड। 3 से अधिक हो तो उसको पॉलीहाइलाइड। यह है क्लासिफिकेशन सबसे पहले आधार पर जिसे हम लोग नाम देते हैं हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर एल्किल हाइलाइडों का वर्गीकरण। हमें नहीं लगता कि अब आप लोग इस वर्गीकरण को भूलेंगे। आगे बढ़ते हैं और उसके बाद दूसरा वर्गीकरण देखते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग करते हैं इस मोनोहाइलाइड का वर्गीकरण, कि मोनोहाइलाइड भी कई प्रकार के होंगे तो इसका वर्गीकरण कर लेते हैं। उसके बाद फिर दूसरे आधार पर वर्गीकरण देखेंगे कि किस प्रकार से इसका वर्गीकरण आगे करेंगे। तो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेप्टा, हेप्ट, ऐसे ऐसे 10 को बोलेंगे डेक, और क्रम से 3 से ज्यादा हो जाए तो सबको बोल देंगे पॉली। अब दूसरा देखते हैं, यहाँ पर इसी के अंदर आएगा मोनोहाइलाइडों का वर्गीकरण। मोनो कौन सा था, पहला वाला। तो आप यहाँ पर बताएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइलाइड, क्लासिफिकेशन ऑफ
मोनोहाइलाइड, यानी कि एक ऐसा एल्किल हाइलाइड जिसमें केवल एक हाइड्रोजन परमाणु हो, मोनोहाइलाइड बोलेंगे। अब मोनोहाइलाइड का वर्गीकरण हमें करना है, और किस आधार पर करेंगे, तो सबसे पहला देखिए किस आधार पर करेंगे, तो sp3 संकरित CX आबंध के आधार पर, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन का जो आबंध होगा वो sp3 संकरित होगा। और संकरण के बारे में क्लास 11th में पूरी व्याख्या आप लोग पढ़ें, फिर भी एक बार यहाँ हम आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन उसी एग्जाम्पल की सहायता से। तो हेडिंग यहाँ पर लिखेंगे sp3 संकरित CX आबंध, संकरित CX आबंध युक्त मोनोहाइलाइड, CX आबंध युक्त मोनोहाइलाइड, क्या बोला जाएगा इसको, तो sp3 संकरित CX आबंध युक्त मोनोहाइलाइड, यानी कि एक ऐसे मोनोहाइलाइड्स या कुछ ऐसे मोनोहाइलाइड्स जिसमें CX आबंध sp3 संकरित हो, उसका हम लोग वर्गीकरण करेंगे। देखिए इसका वर्गीकरण किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ पर sp3 संकरित बोल रहा है, तो हम एक ऐसा परमाणु चुनते हैं, एक ऐसा परमाणु चुनते हैं जिसमें कुछ इस प्रकार से वर्गीकरण किया गया। CX आबंध युक्त और sp3 है, तो यहाँ पर कम से कम क्या क्या चीजें हो सकती हैं उस पर ध्यान दीजिए। ये हो जाएगा X, पहला क्लियर है। दूसरा वाला देखते हैं, दूसरा वाला देखेंगे, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, C को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, ये C हो गया, यहाँ पर जोड़ दें H, यहाँ पर जोड़ दें H, और इधर देखिए इस तरफ लिख दें R का मतलब यही CH3 होता है, और इस तरफ जोड़ दें X। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक R, यहाँ पर एक C यहाँ भी है, एक C यहाँ पर भी है, तो इसी चीज को हम लोग ध्यान देने वाले हैं। तो यहाँ आप लोग ध्यान देते रहिएगा। अब R की संख्या हम लोग बढ़ाते हैं, और ये वाला जो था ये था RX, तो यहाँ पर देखिए R, और उसके बाद यहाँ पर फिर से CX हो गया। तीसरी बार क्या करते हैं, यहाँ C लिखते हैं, यहाँ पर अब हम लोग R को बढ़ाने वाले हैं। R को देखिए कहाँ पर बढ़ा कर ले जाते हैं, तो ऐसे कर देते हैं कुछ इस प्रकार से, जैसे देखिए एक C तो ये हो गया, इतना क्लियर है। एक H यहाँ जोड़ते हैं। अब देखिए क्या करने वाले हैं, इधर हम लोग R जोड़ दें, इधर R जोड़ दें, और इधर क्या हो जाए, X हो जाए। ये क्लियर है। अब तीनों तरफ R जोड़ेंगे, C के तीनों तरफ R अगले वाले में, तो ये C हो गया। इधर देखिए यहाँ पर भी R, यहाँ पर भी R, यहाँ पर भी R, और ये वाला हो जाएगा X। सब अलग अलग प्रकार के हैं या नहीं, इतना तो क्लियर है कि सब अलग प्रकार के हैं। यहाँ एक C है, यहाँ पर 2C मिलेंगे, यहाँ पर 3C मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको 4C, क्योंकि CH3 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 CX। इतना क्लियर हुआ, ये चीज समझ में आ गया। अब इसी को वर्गीकरण करते हैं। ये देखिए CH3X है, यानी मेथिल हाइलाइड। CH3 को मेथ बोला जाता है, एक कार्बन को, तो ये क्या है आपका मेथिल हाइलाइड। इसको क्या नाम देंगे, इसका नाम है मेथिल हाइलाइड। अगर एक कार्बन है तो इसका क्या नाम हो गया, मेथिल हाइलाइड। और दूसरा चीज आप यहाँ पर देखिए, मेथिल हाइलाइड में आप अगर ध्यान दें तो जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, ये साधारणतः आप ऐसे याद रखिए कि मेथिल हाइलाइड जो होता है वो 1 डिग्री होता है। 1 डिग्री कार्बन है, यहाँ पर जो कार्बन यूज किया गया है वो 1 डिग्री है। और ये वाला कौन सा हाइलाइड है, तो ये प्राथमिक हाइलाइड है। प्राथमिक हाइलाइड ये भी, इसका मतलब ये भी क्या है, 1 डिग्री है। 1 डिग्री का मतलब अभी आपको समझा रहे हैं कैसे 1 डिग्री पहचान ली। ये वाला जो है ये 2 डिग्री है, और ये वाला कितना डिग्री है, 3 डिग्री। हमने कैसे पहचाना, तो वो चलिए देखते हैं कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कैसे हम बता दिए। इसको 1 डिग्री है तो बोल देंगे कि ये प्राथमिक हाइलाइड है। ये क्या है, प्राथमिक हाइलाइड है। और ये वाला 2 डिग्री है तो इसको बोलेंगे द्वितीयक हाइलाइड, द्वितीयक हाइलाइड। और अगला वाला जो 3 डिग्री लिया गया है इसको बोलेंगे तृतीयक, तृतीयक हाइलाइड।
इसको क्या बोलेंगे? तृतीयक हाइलाइड। पहचाने? इसको याद रख लीजिएगा। यहाँ देखिए, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है वो अपने अगले तरफ सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है। ये देखिए, इस वाले को क्या बोल सकते हैं? CH3 कह सकते हैं। अगर इसको CH3 कहेंगे तो आप यहाँ याद रखिएगा, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हो वो कितने कार्बन से जुड़ा है। तो ये वाला क्या हो गया? कार्बन। इससे जुड़ा हाइड्रोजन, ये अपने निकटवर्ती एक कार्बन से जुड़ा। क्योंकि इसकी व्याख्या करेंगे तो लिखेंगे ऐसे, एच एच एच, यानी कि जो कार्बन है, मेन वाला कार्बन ये है, इससे एक कार्बन जुड़ा, तो इस वाले से जिससे हाइड्रोजन जुड़ा उससे कितना कार्बन जुड़ा? उतना डिग्री। तो एक कार्बन मेन वाले से जिसमें हाइड्रोजन जुड़ा है वो अपने निकटवर्ती एक कार्बन से जुड़ा, इसलिए इसको 1 डिग्री। यहाँ पर देखिए, मेन वाले कार्बन, मेन वाला मतलब जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है वो अपने निकटवर्ती 2 कार्बन से जुड़ा है, क्योंकि ये CH3 और ये CH3। जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा वो अपने निकटवर्ती 2 कार्बन से जुड़ा, इसलिए इसको 2 डिग्री है। यहाँ देखिए, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा वो अपने निकटवर्ती 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है। जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा वो अपने निकटवर्ती 3 कार्बन से जुड़ा है, यानी हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसको बोल देंगे तृतीयक हाइलाइड, और तृतीयक मोनोहाइलाइड हो जाएगा। क्लियर है? तृतीयक मोनोहाइलाइड। मोनोहाइलाइड क्योंकि एक हाइड्रोजन है और ये मेथिल प्राथमिक ही होगा। दूसरी तरफ देखें तो जो यहाँ पर आपका लिया गया है, आप इसको एथिल बोल सकते हैं। तो याद रखिएगा, जो प्राथमिक हाइलाइड होते हैं वो अपने निकटवर्ती एक कार्बन से जुड़े होते हैं, यानी कि जो कार्बन देखा जाए, जिस कार्बन की डिग्री देखा जाए वो अपने निकटवर्ती जितने कार्बनों से जुड़ा होगा वो उतने हाइलाइड, उतनी डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, 2 कार्बन से जुड़ा था द्वितीयक, यहाँ 3 कार्बन से जुड़ा था तृतीयक। तृतीयक। क्लियर है? क्लियर है या नहीं? चलिए, अब हमें लगता है ये वाला आपको क्लियर हुआ होगा कि sp3 संकरित CX आबंध की क्लियर हो गया। आगे बढ़ा जाए। चलिए, अब देखते हैं थोड़ा सा एलाइलिक हाइलाइड क्या होता है। ये वर्गीकरण क्लियर है। अब एलाइलिक हाइलाइड देखिए, अगली हेडिंग लिखेंगे एलाइलिक हाइलाइड, और ये होता क्या है इस चीज को समझिए। चलिए लिखते हैं एलाइलिक हाइलाइड। एलाइलिक हाइलाइड इसकी थोड़ी सी थियरी समझ लेते हैं और थियरी लिख लेते हैं, उसके बाद फिर इसकी व्याख्या करेंगे कि एलाइलिक हाइलाइड क्या होता है। आप लोग तुरंत समझ जाएंगे। वह sp3 संकरित कार्बन, वह sp3 संकरित कार्बन जो, वह sp3 संकरित कार्बन जो sp2 संकरित कार्बन के संलग्न हो, sp2 संकरित कार्बन के संलग्न हो। इसका मतलब समझ रहे हैं? अभी पूरा समझा देते हैं। कार्बन के संलग्न हो, एलाइलिक कार्बन बोलेंगे। वह sp3 कार्बन जो sp2 संकरित कार्बन के संलग्न हो, एलाइलिक कार्बन कहलाता है। एलाइलिक कार्बन कहलाता है। अब हमें एलाइलिक कार्बन तो समझ में आ गया, लेकिन एलाइलिक हाइलाइड किसे कहेंगे? तो बताएंगे वह sp3 संकरित कार्बन जो sp2 संकरित कार्बन के संलग्न हो, एलाइलिक कार्बन कहलाता है। और वे मोनोहाइलाइड जिनमें एलाइलिक हाइड्रोजन एलाइलिक कार्बन से जुड़े होते हैं, वे मोनोहाइलाइड, वे मोनोहाइलाइड जिनमें हाइड्रोजन कहाँ जुड़ा होगा? एलाइलिक कार्बन से। हाइड्रोजन एलाइलिक कार्बन से जुड़े होते हैं, एलाइलिक कार्बन से जुड़े होते हैं। कहाँ जुड़े होंगे? एलाइलिक कार्बन से जुड़े होते हैं, उन्हें बोलेंगे एलाइलिक हाइलाइड। वे हाइड्रोजन जिनमें
एलाइलिक या वे हाइड्रोजन जो एलाइलिक कार्बन से जुड़े होते हैं, ऐसा बताइए वे मोनोहाइलाइड जिनमें या वे मोनोहाइलाइड जिनमें हाइड्रोजन कहाँ जुड़े होंगे, एलाइलिक कार्बन से आबंधित होते हैं, जुड़े होते हैं, एलाइलिक हाइलाइड कहलाते हैं। एलाइलिक हाइलाइड, एलाइलिक हाइलाइड कहलाते हैं। क्लियर हुआ कि एलाइलिक हाइलाइड किसे कहेंगे, तो एलाइलिक हाइलाइड में बताएंगे कि वे मोनोहाइलाइड या वे sp3 कार्बन संकरित कार्बन जो sp2 संकरित कार्बन से संलग्न हो एलाइलिक कार्बन कहलाता है, और वे मोनोहाइलाइड जिनमें हाइड्रोजन एलाइलिक कार्बन से जुड़े होते हैं एलाइलिक हाइलाइड कहलाते हैं। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। सबसे पहले sp3 कार्ब संकरित कार्बन को sp2 संकरित कार्बन के साथ संलग्न करिए। जैसे ये हो गया CH2, उसके बाद CH, फिर यहाँ X कर देते हैं हम लोग। देखिए ये वाला तो sp3 कार्बन संकरित है, क्योंकि व्याख्या ऐसे विस्तार करेंगे तो यहाँ देखिए ऐसे आ जाएगा C, यहाँ H, यहाँ H, और ये वाला 2 बार जुड़ा है तो इसका मतलब ये C, यहाँ H और यहाँ पर X। सबकी संयोजकता पूरी है। यहाँ देखिए सबकी संयोजकता क्या है, पूरी है। और ध्यान से देखा जाए तो ये वाला sp2 संकरित है, क्योंकि 2 सिग्मा 1 पाई, तो इसको बोलेंगे sp2 और ये होगा sp3, sp2 और sp3। तो जो देखिए दिया गया कि sp3 संकरित कार्बन जो sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होगा उसको बोलेंगे एलाइलिक कार्बन। sp2 से जुड़ा हुआ sp3 क्या कहलाएगा, एलाइलिक कहलाएगा। इस तरफ से थोड़ी सी व्याख्या और कर लेते हैं तो यहाँ बोल सकते हैं ये CH2 और ये X। अब क्लियर आपको समझ में आएगा। ये वाला आप कहेंगे ये तो sp2 ही हो जाएगा, और ये वाला देखिए sp3 बनेगा, क्योंकि 2 सबकी संयोजकता एक एक बंद से पूरी है, तो ये हो जाएगा sp3। तो वे sp3 जो sp2 से संलग्न हो एलाइलिक कार्बन बोलते हैं, और एलाइलिक कार्बन से यदि हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो तो इसी को बोल देंगे एलाइलिक हाइलाइड। क्लियर हुआ कि वे sp3 संकरित कार्बन जो sp2 संकरित कार्बन से संलग्न होते हैं एलाइलिक कार्बन कहलाते हैं, और यदि एलाइलिक कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हो तो इस हाइड्रोजन को या पूरे परमाणु को बोलेंगे एलाइलिक हाइलाइड बोला जाएगा। और ये वाला आपका कितना डिग्री है, तो ये वाला बताएंगे 1 डिग्री का कार्बन है। क्लियर हुआ। एलाइलिक का दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, बेंजीन वाले रिंग से यहाँ पर बनाते हैं, ये X कर देते हैं। देखिए यहाँ जो कार्बन है वो sp2 है, क्या है sp2, लेकिन ये वाला sp3, तो sp3 संकरित कार्बन sp2 से जुड़ा, यानी इसको बोलेंगे एलाइलिक कार्बन। और यदि एलाइलिक कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हो तो इसको बोल देंगे एलाइलिक हाइलाइड। तो यहाँ ये बन जाएगा बेंजाइलिक हाइलाइड। क्या बोलेंगे इसको, बेंजाइलिक हाइलाइड। कुछ इसी प्रकार से आपका हो जाएगा। और हमें बताइए क्लियर हुआ नहीं, इसको बेंजाइलिक नहीं, बेंजीन को अलग से दर्शाएंगे तब बेंजाइलिक बोलेंगे, लेकिन ये आपके समझ में आया या नहीं, एलाइलिक हाइलाइड। क्लियर हुआ। तीसरा एक एग्जांपल देखते हैं, बेंजाइलिक हाइलाइड का चित्र कैसे बनेगा। तो सबसे पहले बेंजीन रिंग बनाइएगा। बेंजीन रिंग को हम पूरी तरह से बना देते हैं, ये ऐसे यहाँ पर, और ये बेंजीन रिंग हो गया। यहाँ देखिए ये sp2 है, यहाँ एक कार्बन जोड़िए जो sp3 संकरित हो और इससे X जोड़ दीजिए, तो ये हो गया sp3, और इसको बोलेंगे बेंजाइलिक हाइलाइड। बेंजाइलिक हाइलाइड हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, बेंजाइलिक हाइलाइड, BENZYLIC हाइलाइड, बेंजाइलिक हाइलाइड। तो वे sp3 संकरित कार्बन जिनमें sp2 संकरित कार्बन संलग्न हो, और उस sp3 संकरित कार्बन को बेंजाइलिक एलाइलिक कार्बन बोला जाता है, और एलाइलिक कार्बन से अगर हाइड्रोजन जुड़ जाए तो उसे ही बोल देंगे एलाइलिक हाइलाइड। क्लियर है, नोट करिए। ये एलाइलिक हाइलाइड का टॉपिक हमें लगता है आपको कंप्लीट क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं sp2 संकरित CX आबंध युक्त, sp2 संकरित CX आबंध युक्त मोनोहाइलाइड, sp2 संकरित CX आबंध युक्त मोनोहाइलाइड। अभी तक तो हमने मोनोहाइलाइडों को sp3 संकरण में देखा,
अब sp2 संकरण में देखते हैं मोनोहाइलाइड क्या क्या बन सकते हैं। हेडिंग लिखेंगे sp2 संकरित sp2 संकरित CX आबंध युक्त मोनोहाइलाइड। sp2 संकरित CX आबंध युक्त मोनोहाइलाइड, इनका वर्गीकरण करना है। sp2 संकरित CX आबंध युक्त मोनोहाइलाइडों का वर्गीकरण देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये क्लियर है ना कि sp2 संकरित CX आबंध युक्त मोनोहाइलाइड के पहले वाला टॉपिक sp3 संकरित CX आबंध युक्त मोनोहाइलाइड। तो sp2 संकरित CX आबंध युक्त में दो यौगिक आएंगे, देखिए CH2 CHX। बताइए ये sp2 है, sp2 है बिल्कुल। देखिए यहाँ पर दो बंद, एक ये वाला पाई, तो ये बन जाएगा sp2 संकरित CX आबंध युक्त मोनोहाइलाइड। इस वाले का नाम है विनाइल हाइलाइड। क्या नाम देंगे? विनाइल हाइलाइड। विनाइल हाइलाइड इस वाले का नाम है। sp2 संकरित CX आबंध युक्त मोनोहाइलाइड में इसका नाम हो जाएगा विनाइल हाइलाइड। और जैसे यहाँ Cl जोड़ दिया जाए तो विनाइल क्लोराइड, विनाइल ब्रोमाइड, विनाइल आयोडाइड। ऐसे दूसरा वाला देखते हैं एरिल हाइलाइड। एरिल हाइलाइड ये आपका हो जाएगा बेंजीन रिंग, यहाँ जोड़ दीजिए यक्स, यहाँ पर क्या जोड़ दीजिए? यक्स। तो ये हो गया sp2 संकरित, ये हुआ sp2 संकरित से यक्स जुड़ा तो बोलेंगे sp2 संकरित CX आबंध युक्त। sp2 से अगर यक्स जुड़ा तो sp2 संकरित CX आबंध युक्त, और इसका नाम है एरिल हाइलाइड। एरिल हाइलाइड ये क्लियर है। एरिल हाइलाइड sp2 संकरित CX आबंध युक्त दो यौगिक हो गए। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ डाई हाइलाइड्स। मोनोहाइलाइडों का वर्गीकरण हो गया। अब क्लासिफिकेशन ऑफ डाई हाइलाइड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ डाई हाइलाइड यानी कि अभी तक आपने देखा था मोनोहाइलाइड, 1 डिग्री का वर्गीकरण। अब डाई हाइलाइडों का देखते हैं 2 डिग्री का वर्गीकरण। जैसे देखिए दो यौगिक हम लोग लेंगे, उन्हीं से समझेंगे। जैसे आपके पास मान लीजिए ये है CH3, ये हो गया CH, यहाँ पर X, यहाँ पर X। ऐसे जुड़ सकते हैं, बिल्कुल जुड़ सकते हैं। दोनों हाइड्रोजन क्या हुए? एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ गए। दूसरा ये हो सकता है कि हम लोग ले लें CH2 और यहाँ पर जोड़ दें X, यहाँ पर जोड़ दें X। अब बताइए डाई हाइलाइड ये बना या नहीं बना? बना है या नहीं? इसको अगर नाम पढ़ने लगेंगे इसका तो ये एक पर है, एक पर है तो 1 और उसके बाद या फिर इसको बोलेंगे जेमिनल डाई हाइलाइड। 1 या फिर इसको बोलेंगे जेमिनल डाई हाइलाइड। और ये वाला 1 और 2 दोनों पर है, 1 और 2 दोनों पर है तो 1 2 या फिर इसको बोलेंगे विशनल डाई हाइलाइड्स। जेमिनल और विशनल में आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा कि जेमिनल डाई हाइलाइड की अगर बात की जाए तो दोनों हाइड्रोजन परमाणु जो होंगे, दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े होंगे। और विशनल डाई हाइलाइड में दोनों हाइड्रोजन परमाणु दो अलग अलग कार्बन परमाणुओं से जुड़े होंगे तो उसको बोलेंगे विशनल। और अगर एक ही हाइड्रोजन परमाणु से दोनों कार्बन हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े हैं तो उनको बोलेंगे डाई जेमिनल हाइलाइड। जेमिनल डाई हाइलाइड या विशनल डाई हाइलाइड में आप डिफरेंस समझ पाए हैं या नहीं? जेमिनल डाई हाइलाइड में दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़े होंगे। विशनल डाई हाइलाइड में दोनों कार्बन परमाणु से अलग अलग हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए होंगे, यानी दोनों हाइड्रोजन परमाणु दोनों कार्बन परमाणु से अगर जुड़ जाएं तो उसको नाम देंगे विशनल डाई हाइलाइड। और अगर एक ही कार्बन परमाणु से दोनों हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हों तो उसका नाम होता है जेमिनल डाई हाइलाइड्स। नोट करिए। उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं IUPAC नेमिंग ऑफ एल्किल हाइलाइड्स, यानी एल्किल हाइलाइडों का IUPAC नामकरण। अब एल्किल हाइलाइड का क्लासिफिकेशन आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ अब हेडिंग लिखिएगा कि IUPAC नेमिंग ऑफ एल्किल हाइलाइड्स। IUPAC नेमिंग ऑफ एल्किल हाइलाइड्स।
यानी एल्किल हाइलाइडों का आईयूपीएसी नामकरण, एल्किल हाइलाइडों का आईयूपीएसी नामकरण। आप लोग हेडिंग लिखिए, उसके बाद इसमें आपको एक लाइन बता देते हैं और फिर लाइन का तात्पर्य समझाएंगे, तब आप सब अच्छे से समझ पाएंगे कि एल्किल हाइलाइडों का जब आईयूपीएसी नामकरण हम लोग करेंगे तो किस प्रकार से इनका आईयूपीएसी नामकरण किया जाएगा। चलिए, एल्किल हाइलाइडों के आईयूपीएसी नामकरण में लिखते हैं, एल्किल हाइलाइडों के या हाइलाइड के, एल्किल हाइलाइडों के आईयूपीएसी नामकरण में, आईयूपीएसी नामकरण में, एल्किल हाइलाइडों के आईयूपीएसी नामकरण में हाइड्रोजन परमाणु को कोई वरीयता नहीं प्राप्त है। हाइड्रोजन परमाणु को कोई वरीयता नहीं प्राप्त है, हाइड्रोजन परमाणु को कोई वरीयता नहीं प्राप्त है। यानी कि जिस क्रम में आप हाइड्रोजन लिखा है, कहीं भी लिखा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसको कोई वरीयता नहीं दिया जाता। और नामकरण करते समय हम लोग काउंटिंग कर लेते हैं और उसके बाद फिर काउंटिंग करने के बाद, जैसे काउंटिंग करेंगे और काउंटिंग करने के बाद अल्फाबेटिकल फॉर्म में आईयूपीएसी नाम लिख देते हैं, बस काम खत्म। एल्किल हाइलाइडों का आईयूपीएसी नामकरण करते समय हाइड्रोजन परमाणु को कोई वरीयता, नामकरण में हाइड्रोजन परमाणु को कोई वरीयता नहीं प्राप्त है। इन्हें सदैव यौगिक के मूल नाम के पहले, इन्हें सदैव यौगिक के मूल नाम के पहले, यौगिक के मूल नाम के पहले, पहले लिखेंगे तो उसको पूर्व लग्न बोलते हैं या अनुलग्न बोला जाता है। तो आप बताएंगे पहले जब लिखते हैं तो उसको बोलते हैं पूर्व लग्न के साथ वरीयता नहीं प्राप्त है। इन्हें सदैव यौगिक के मूल नाम के पहले पूर्व लग्न के साथ अल्फाबेटिकल क्रम में लिखा जाता है, अल्फाबेटिकल क्रम में लिखा जाता है। तो ये हो जाएगा आईयूपीएसी नामकरण करने का तरीका। कि सबसे पहली बात तो ये याद रखना है कि एल्किल हाइलाइडों के आईयूपीएसी नामकरण में हाइड्रोजन परमाणु को कोई वरीयता नहीं प्राप्त है। और दूसरी बात, इन्हें सदैव यौगिक के मूल नाम के आगे अनुलग्न या पूर्व लग्न के साथ अल्फाबेटिकल क्रम में लिख दिया जाता है। यही हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नामकरण। अब चलिए हम लोग कुछ देखते हैं यौगिकों के नाम। अब से आईयूपीएसी नामकरण परीक्षा में पूछा जाता है, तो चलिए कुछ हम लोग यौगिक लेते हैं। जैसे आप समझिए, यहाँ पर यौगिक लिखा है CH3 और उसके बाद फिर कुछ इस प्रकार से यहाँ आगे बढ़ाया गया और आगे बढ़ाकर हम लोग यहाँ पर एक और ऐसे जोड़ देते हैं, हाइड्रोजन परमाणु जोड़ेंगे और इधर फिर हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पर जुड़ा है, इधर बढ़ाएंगे नीचे की ओर तो यहाँ से फिर ऐसे आ जाते हैं, यहाँ हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं और ये वाला है आपका Br, ये CH3 है। अब देखिए इसका यूपीएससी नामकरण है। 3-4 हम लोग यौगिक लिख लेते हैं, उसके बाद ये एक यौगिक हो गया। दूसरा वाला लेते हैं, दूसरा वाला कुछ इस प्रकार से है, दूसरा वाला कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर लिखा है CH3, यहाँ पर लिखा है हाइड्रोजन और उसके बाद फिर यहाँ पर फिर से CH3 है, CH3 और इधर आएंगे तो इधर जो आपको मिलने वाला है वो है H और Br। इन दोनों यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले चीज तो ये याद रखिएगा कि हमें ब्रोमीन को कोई वरीयता नहीं देनी है, ब्रोमीन को कोई वरीयता नहीं देनी है, क्योंकि यहाँ लिखा है कि एल्किल हाइलाइडों के आईयूपीएसी नामकरण करते समय यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु को कोई वरीयता नहीं प्राप्त है। रख सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कोई वरीयता प्राप्त नहीं। अल्फाबेटिकल क्रम में पूर्व लग्न के साथ इसको लिखा जाता है। चलिए हम लोग काउंटिंग शुरू करते हैं। पहला कार्बन आपको यहाँ मिलेगा 1, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ मिलेगा, चौथा ये वाला हो जाएगा और 5वां कार्बन यहाँ पर हो जाएगा। 5 कार्बन आपको मिल गए। तो ये ब्रोमीन किस वाले स्थान पर जुड़ा है? चौथे स्थान पर। तो लिखते हैं 4 ब्रोमो, 4
ब्रोमो। चौथे पर ब्रोमीन था इसलिए हमने क्या कर दिया, 4 ब्रोमो। और उसके बाद फिर पांचवें पर क्या जुड़ा है, तो पांचवें पर देखें 5 कार्बन है, 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट। 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंट। और दूसरे वाले कार्बन पर देखिए ईन है, ईन, पेंट टू ईन। क्लियर हुआ, पेंट टू ईन बोल देंगे। एक बार फिर से समझिए, हमने काउंटिंग किया, उसके बाद चौथे पर ब्रोमीन मिला तो हमने लिख दिया 4 ब्रोमो, पूर्व लग्न के साथ 4 ब्रोमो। 5 कार्बन है तो पेंट, दूसरे पर द्विबंध है, द्विबंध को बोला जाता है ईन, इसलिए ये क्या बन गया, ईन हो गया। अब यहाँ पर देखिए हम लोग काउंटिंग शुरू करते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। क्लियर है, 4 कार्बन मिल गए। अब चारों कार्बनों को हम लोग क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले तो देखिए बी वाला आएगा, बी आएगा तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो। उसके बाद फिर दूसरे पर क्या जुड़ा है, दूसरे पर जुड़ा है मेथिल, दूसरे पर क्या जुड़ा है, मेथिल, तो लिखेंगे 2 मेथिल, 2 मेथिल। और फिर देखिए तीसरे पर क्या है, 2 कार्बन द्विबंध है और उसके साथ साथ 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को क्या बोला जाता है बताइए, ब्यूट बोला जाता है, ब्यूट बोलेंगे, ब्यूट बोलेंगे। और साथ ही साथ 4 के लिए चलिए लिख देते हैं ब्यूट, दूसरे पर जुड़ा है ईन, तो ब्यूट टू ईन। क्लियर हुआ, इस वाले को बोलेंगे 1 ब्रोमो 2 मेथिल, 2 मेथिल, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, फिर दूसरे पर जुड़ा है 2 ईन। ये हो गए इसके यूपीएससी नामकरण। और ऐसी ही संरचना आपको दी जाएगी और हमें लगता है ये नामकरण आपको क्लियर हुआ होगा, कोई समस्या नहीं है। और 2-3 यौगिकों के नाम लिखते हैं, आप लोग इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और अगले यौगिकों के कुछ नाम देखते हैं। यहाँ पर हम तीसरा यौगिक आपको दे रहे हैं, पहचानिएगा और कर सकते हैं तो अच्छी बात है। देखिए तीसरा वाला जो यौगिक है वो कुछ इस प्रकार से, यहाँ दोनों तरफ क्या जुड़े हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। यहाँ से फिर आपका जो चला ये है CH3 जुड़ा है यहाँ, और फिर इधर आएंगे ये ऐसे गया, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, और यहाँ पर जो आपका जुड़ गया वो है Br। क्या जुड़ गया, Br। अब चलिए इसका नामकरण शुरू करते हैं। नामकरण देते समय हम लोग चलिए लिखते हैं 1 2 3 कर दें, 3 हो जाएगा। नाम दिया जाए अल्फाबेटिकल क्रम में, अगर देखा जाए तो सबसे पहले बी आएगा, तो बी आएगा तो लिखते हैं 3 ब्रोमो, तीसरे पर जुड़ा इसलिए 3 ब्रोमो। क्लियर। और उसके बाद क्या है, 2 पर मेथिल जुड़ा है तो 2 मेथिल, और 1 पर ईन है तो 1 पर ईन कर देंगे। और 4 कार्बन, कितने कार्बन है, 3 कार्बन यहाँ पर लिए गए हैं, तो 3 कार्बन के लिए क्या नाम दिया जाता है, प्रोप कहते हैं, 3 कार्बन को प्रोप बोला जाता है, तो 3 ब्रोमो। और उसके बाद 2 मेथिल, दूसरे पर क्या जुड़ा है, मेथिल, तो 2 मेथिल, मेथिल 2 मेथिल हो गया। 3 कार्बन को बोलेंगे प्रोप, और उसके बाद फिर कौन से पे पहले वाले पर जुड़ा है ईन, तो लिख देंगे 1 ईन। क्लियर है कि 3 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोप 1 ईन, प्रोप 1 ईन। संरचना समझ में आ रही है या नहीं बताइए। एक और देखते हैं, एक और देखते हैं। अगला वाला देखिए कुछ इस प्रकार से है, यौगिक हम बना रहे हैं। यौगिक है आपका ऐसे दिया गया, यहाँ पर 2 कार्बन हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, और इधर की ओर आएंगे तो यहाँ पर जुड़ा है CH3, और इधर आइए तो फिर ऐसी ही संरचना कुछ इस प्रकार से है, यहाँ H जुड़ा, यहाँ Br जुड़ा, यहाँ CH3 जुड़ा। ऐसा कोई यौगिक है क्या, तो देखिए यहाँ H था, सबसे अलग है, सबसे हटकर सभी यौगिक लिए गए हैं। चलिए इनका नाम लिखते हैं। सबसे पहले तो इसको बोलेंगे 1, फिर ये 2, फिर ये 3, ये 4, 4 कार्बन हो गया। और पहचानिए 3 पर क्या जुड़ा है, ब्रोमो, तो लिख देंगे 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो। और तीसरे पर क्या है, तो तीसरे यहाँ पर ये मेथिल नहीं लेंगे, दूसरे पर यहाँ पर मेथिल है, तो दूसरे को मेथिल नाम दे देते हैं 3 ब्रोमो 2 मेथिल, 3 ब्रोमो
2 मेथिल और 4 कार्बन है तो ब्यूट 1 ईन। क्या हो जाएगा? ब्यूट 1 ईन। क्लियर है? ब्यूट 4 कार्बन के लिए पहले पर ईन जुड़ा है इसलिए ब्यूट 1 ईन हो जाएगा। और हमें लगता है ये अब आपको अच्छे से समझ में आ गया है। और अगर समझ में आ गया तो हम लोग आगे बढ़ चलते हैं और देखते हैं एल्किल हाइलाइडों में समावयवता, आइसोमेरिज्म इन एल्किल हाइलाइड्स। ये क्लियर है? आईयूपीएसी नेमिंग अब आपको नहीं दिक्कत होनी चाहिए, इसी प्रकार की आईयूपीएसी नेमिंग आपके सिलेबस में पूछा जाएगा। और अब आइसोमेरिज्म देखते हैं यानी कि समावयवता देखते हैं कि समावयवता में क्या क्या प्रश्न बने हैं और कैसे कैसे प्रश्न आपसे बन सकते हैं और कितनी समावयवता प्रदर्शित हो सकती है। तो समावयवता भी देख लेते हैं अब, उसके बाद फिर आगे का टॉपिक देखेंगे। और जो लोग नाम लिख रहे हैं, आईयूपीएसी नेमिंग कर रहे हैं, वो किताब में आप देखेंगे बहुत सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। आईयूपीएसी नेमिंग करिएगा, जो ना आए कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, उसको हम हल करवाएंगे। एल्किल हाइलाइडों में समावयवता अगली हेडिंग है, क्या लिखेंगे? एल्किल हाइलाइडों में, एल्किल हाइलाइडों में समावयवता, समावयवता ऐसे रहेगा, समावयवता यानी कि आइसोमेरिज्म इन एल्किल हाइलाइड। एल्किल हाइलाइडों में समावयवता को बोलेंगे आइसोमेरिज्म इन एल्किल हाइलाइड्स। समझिए, एल्किल हाइलाइड आपकी 2 प्रकार की समावयवता प्रदर्शित करेगा, एक संरचनात्मक समावयवता और संरचनात्मक समावयवता, दूसरा श्रृंखला समावयवता, या फिर आप उसी को बोलते हैं तीसरा वाला हो जाएगा एवं स्थान समावयवता। 2 प्रकार की संरचनात्मक समावयवता प्रदर्शित करेगा, एक श्रृंखला समावयवता, एक स्थान समावयवता। लिख देते हैं कि एल्किल हाइलाइड 2 प्रकार की समावयवता प्रदर्शित करते हैं। एल्किल हाइलाइड, एल्किल हाइलाइड 2 प्रकार की संरचनात्मक समावयवता, संरचनात्मक समावयवता, समावयवता कौन कौन से? तो श्रृंखला समावयवता, श्रृंखला एवं स्थान समावयवता प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। कौन कौन सी समावयवता? तो आप बताएंगे श्रृंखला समावयवता एवं स्थान समावयवता। 2 प्रकार की समावयवता को एल्किल हाइलाइड प्रदर्शित करता है, श्रृंखला और स्थान समावयवता। चलिए देखते हैं प्रश्न से इसको हल करते हैं, समावयवता के क्वेश्चन से इसको हल करते हैं। और भारी वेटेज का टॉपिक है तो आप लोग सेशन शेयर कर दीजिए और सभी तक पहुंचाइए, आप लोग भी सेशन में जुड़े रहिए। क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है और पूछा गया प्रश्न है, ये चीज आप याद रखिएगा। क्वेश्चन है C5H11Br, C5H11Br के सभी संरचनात्मक समावयव लिखकर, के सभी संरचनात्मक समावयव लिखकर एवं उनके नाम एवं प्रकार बताइए। समावयव लिखकर उनके नाम एवं प्रकार बताइए। तो आपको बता दें कि 2 प्रकार की संरचना प्रदर्शित करेगा, एक तो श्रृंखला समावयवता, दूसरा स्थान समावयवता। तो समावयवता हम कर देंगे, कुछ के नाम हम बता देंगे, कुछ के नाम आप लोग प्रयास करिएगा, अच्छे से आ जाएगा। चलिए संरचनात्मक समावयव लिखकर, तो इसमें केवल